हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी क्रॉनिकल्स। और आप देख रहे हैं हिस्ट्री रिवीजन सीरीज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। पिछले वीडियो में हमने हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत को एज ए हिस्टोरिकल सोर्स के रूप में एनालाइज किया था। और वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से हम अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो हम उन टेक्स्ट्स को एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री यूज कर सकते हैं। उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज अपने पुराण को एनालाइज करेंगे एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सो लेट्स डिस्कस द Purans. What are Purans? Before we consider Purans as a source of history, we should have a limited knowledge, at least some knowledge, basic knowledge of Puran. What is Puran? How it came to how it came into existence, why it came into existence, and how we can take it as the source of history. So let's begin our discussion. दोस्तों, पुराण की जो लिटरल मीनिंग होती है वो है ओल्ड, पुराना, ओल्ड। और इसकी कंपोजिशन इसकी कंपोजिशन दूसरे एंशियंट टेक्स्ट की तरह ही काफी लंबे पीरियड तक चली है। ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि वेद व्यास ने ही अर्लीस्ट पुराण को लिखा है, या पुराण में जो अर्ली जीनियोलॉजीज हैं उनको वेद व्यास ने लिखा है। लेकिन जिस फॉर्म में पुराण आज हमारे पास अवेलेबल है वो ना तो किसी एक एक पर्सन की वो वर्क है और ना ही किसी एक पीरियड की कंपोजिशन है। तो शुरुआती पुराण हो सकता है कि वैदिक पीरियड में लिखी गई हो, लेकिन डेफिनेटली इट्स कंपोजिशन स्ट्रेस्ड फॉरवर्ड इनटू द 4th-5th सेंचुरी सीई एंड इवन लेटर आल्सो। जैसे स्कंद पुराण है, तो उनकी उनकी जो कंपाइलेशन है, कंपोजिशन है, वो 9th 10th 11th सेंचुरी तक भी होती रही। इन टोटल वी हैव 18 महापुराण और कई ज्यादा सेकेंडरी पुराण है जिसको उप पुराण भी कहते हैं। पर ये पुराण है क्या, कौन सी टेक्स्ट है, और ये वैदिक लिटरेचर से किस तरह से डिफरेंट है? तो दोस्तों, पुराण पुराण जो टेक्स्ट है उनमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको पंच लक्षण कहते हैं। मतलब कि कोई भी पुराण ये 5 चीजों को डिस्कस करनी होती है किसी पुराण में। पहली, सर्ग। सर्ग इज द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। प्रतिसर्ग, इट्स रिक्रिएशन। मानवांतर, periods of various Manus. Once, it's the genealogies of gods and rishis. And Vansanucharit, it's an account of royal dynasties. तो एक एक करके इन पांचों लक्षण को, पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स को, पांचों टॉपिक्स को समझते हैं। सर्ग, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड मतलब कि यूनिवर्स, यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की फॉर्मेशन, क्रिएशन कैसे हुई, उस चीज को डिस्कस करती है। जैसे कि ये टेक्स्ट बताती है, पुराण बताती है कि ब्रह्म जो है, जो सुप्रीम रियलिटी है, कॉस्मिक रियलिटी है, वो कॉस्मिक ओशियन में, ही इज लाइंग इन द कॉस्मिक ओशियन एंड व्हाइल लाइंग ही इज ड्रीमिंग। सो he is dreaming and at the same time inhaling and exhaling. So during the time of his exhaling, so while he is dreaming, what he is dreaming? He is dreaming of the universe, creation of the universe. तो उनके ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए, उनके ड्रीम को इन रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए ब्रह्मा came into existence. ब्रह्मा. So the supreme being is, supreme reality is the Brahma. Brahma without N. So there is a difference between Brahma and Brahma.
There is a difference between Brahma and Brahma. Brahma is the Brahma with an N. Brahm is the supreme reality, supreme being, and Brahma is Brahma is a god, but he is not eternal. He is not eternal. He has a time span. His life span is longer than anything else in this universe, but he is not eternal. He has a life span. Has a life span. On the other hand, Brahma, the supreme being, has no lifespan, is eternal, and it has no gender also. It has no form also. So Brahma is the supreme being and Brahma is his manifestation which came into existence to create the world. So Brahma emerged and Brahma created the world. So many Purans, almost all the Purans explains this theory of cosmic reality and cosmic existence, which we called the creation of the world or the Sarg. Then, according to Purans, there is a cyclic creation and destruction and again recreation of the universe. So that is Pratisarg. Pratisarg is the its destruction and it's again recreation of the world. Pratisarg. So a Puran has to discuss this Sarga and Pratisarg. Basically, Puran has to discuss the cosmic time scale of the universe. Now, third is Manvantar. Manvantar is the period of Manu. Later we will see. Say, we have to explain this time scale according to Purans. So, concept of time in Purans is as such. The overall time period goes in a cyclic manner. The overall time period goes in a cyclic manner, which is divided into four yugas or four ages. First is Krita age, Krita or Satyug, Krita Yuga or Satyug. Then we have Treta Yuga. Then we have Dwapar Yuga, and then we have Kali Yuga. तो पूरी टाइम पीरियड इन चार युगों में बटी हुई है और ये चार युग मिलकर के बनते हैं एक दिव्य युग या फिर एक महायुग और ऐसे ऐसे अगर हजार महायुग हो जाए ऐसे ऐसे हजार महायुग हो जाए तो उनको कहते हैं एक कल्प वन कल्प इज इक्वल टू द वन डे ऑफ ब्रह्मा similarly one night of Brahma is also equal to one kalp. So during the day of Brahma, the universe remains existed, and during the night it destructs, and again during the day it again recreates itself. So this is the cyclic phenomena of creation, destruction, and recreation of the universe. So one Mahayug consists of four yugas: Satyug, Treta Yuga, Dwapar Yuga, and Kali Yuga. The time period the time period keeps on decreasing. The time period keeps on decreasing. So Kreta Yuga will have the maximum time period. Treta Yuga will have the shorter time period than Kreta Yuga, but larger time period, greater period than Dwapar Yuga. Similarly, Kali Yuga have the least time period, which is equal to 4,32,000 years according to our Purans.
432,000 years. So after Kali Yuga, this cycle will complete, and again Satyuga will begin, Treta Yuga will begin. So this cycle will repeat itself again and again, 1,000 times. So after 1,000 Mahayuga, Brahma closes his eyes. And when Brahma closes his eyes, when means there is a night, and there is night in the Brahma's cosmic uh, uh, time period. So during that period, universe destructs itself. And during that day again in the Brahma's time period, when he opens his eyes, universe again recreates. So this cycle of creation and recreation goes on and on and on and on until there is a time until Brahma ceases to exist. So Brahma is not immortal. He has rather a long time scale, long time period, long lifespan. So this is the concept of time according to Puranas. Now one kalp is further divided into 14 manvantar. So one kalp consists of 14 manvantars. Manvantars are the period of Manus. So there has to be someone to guide us when the earth recreates and there is a repopulation of the earth. So there has to be someone who guides human being, the who guides the human beings in a proper direction, in the righteous direction. So there is one Manu in every Manvantar, and one Kalp is divided into 14 Manvantars. 14 Manvantar, each presided over each presided over by a Manu. So this is the concept of time according to the Purans. Now we come back to our discussion where we were discussing the Panchalakshan. So Sarg and Pratisarg is the creation and recreation of the world. Then Manvantar, periods of various Manus. Puran has to discuss all these things. Sarg, Pratisarg, Manvantar. Now Vams and Vansanucharit. Vans and Vansanucharit. These two topics are very important for our historical point of view because we can actually create a connected life story of different dynasties according to Vans and Vansanucharit. So Vans is what is Vans then? What consists of Vans? Vans is the genealogies of gods and rishis. जो कई सारे sages थे, seers थे, उनकी वंशानुवली और भगवानों की वंशानुवली. जैसे इसमें आप देखेंगे इनकारनेशन ऑफ गॉड्स, विष्णु के अवतार. तो इस वंश वाले पोर्शन में आप अवतार की परिकल्पना देख सकते हैं, अवतार की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, और ऋषियों की जो वंशानुवली है उनके बारे में भी आपको इसमें से जानकारी मिलती है. और देन फिफ्थ कैटेगरी इज वंशानुचरित विच डील्स विद द अकाउंट ऑफ रॉयल डायनेस्टीज. तो वंश एंड वंशानुचरित are important for our historical point of view. But see, these five topics have to be dealt by the Purans. But uh, not all Purans will deal with all these five topics, and most of the Purans deal with more than these five topics. कई सारे पुराण इन 5 टॉपिक से ज़्यादा की बातें करते हैं. इन 5 टॉपिक तक ही सीमित नहीं है पुराणों की डिस्कशन, बल्कि कई ज़्यादा टॉपिक्स पे कई ज़्यादा वेराइटीज़ है पुराण के अंदर जिसके ऊपर पुराण बात करती है. So I hope you have this basic understanding of Purans. Now the question comes, why Purans should be considered as important source of history? क्या पुराण में कोई हिस्टोरिसिटी है पुराण के इवेंट में? तो आपको एक बात समझना है कि देखो, अर्लियर पुराण माइट बी माइथोलॉजी. जो पुराणों में अर्ली जीनियोलॉजी या वंशानुवली की जिक्र है उसमें हो सकता है कि कोई हिस्टोरिकल फैक्ट ना हो और पूरी तरह से मिथिकल भी हो.
हो सकता है वो पूरी की पूरे मिथिकल हो, लेकिन वो बाद की जीनियोलॉजीज हैं, बाद की वंशावलियों की जिक्र है, उसमें हिस्टोरिकल बेसिस है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक आधार है उनमें। क्योंकि इन्हीं पुराणों में हमें ऐसे डायनेस्टीज की भी जिक्र मिलती है जिसकी परिपुष्टि हमें दूसरे सोर्सेज से भी मिलती है, जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स, हमारे कॉइन्स, हमारे इंस्क्रिप्शंस, स्कल्पचर्स, इन सारी चीज़ों से और दूसरे टेक्स्ट से हमें कई जगहों से उन वंशावलियों की, उन डायनेस्टीज की जिक्र मिलती है, जैसे कि शिशुनाग है, हर्यांक डायनेस्टी, शिशुनाग, मौर्यज एंड एंड सातवाहनाज और आंध्राज, शुंगाज, कानवाज, इन सारी डायनेस्टीज की, इसके अलावा नाग डायनेस्टी, ऐसी डायनेस्टी की जिक्र है पुराणों में, जो अपने नाम के पीछे नाग लिखते थे, और इनकी रूल नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में रही है। तो डायनेस्टीज की जिक्र मिलती है, और उन डायनेस्टीज की जिक्र जो पुराणों में मिलती है उनकी परिपुष्टि हमें दूसरे सोर्सेज से भी मिलती है। तो बाद की जीनियोलॉजीज में डेफिनेटली डेफिनेटली एक हिस्टोरिकल बेसिस है। हाँ, शुरुआत कहाँ से हुई, इस जीनियोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई, वो भले ही मिथिकल हो, नहीं थोड़ी है। आप पर्शियन टेक्स्ट में भी देखेंगे तो एक अफ्रासियार का जिक्र है। तो उस अफ्रासियार से जो भी अपनी रूल को कंसोलिडेट करना चाहेंगे पर्शियन रूलर्स, वो अपने आप को अफ्रासियार के ही वंशज बताएंगे। तो एक मिथिकल कैरेक्टर होती है जो आपको लेजिटिमेसी देती है। तो पुराण्स में, अर्लियर जीनियोलॉजीज में एक मिथिकल कैरेक्टर से शुरुआत जरूर दिखाई गई है, लेकिन बाद की जो उसमें वंशानुवलियों का जिक्र है, वंशों का जिक्र है, राजवंशों का जिक्र है, उसमें ऐतिहासिक आधार है। दूसरी बात कि उनके हो सकता है कि इतने सारे पुराण हैं, हमारे पास टोटल 18 महापुराण है और कई ज़्यादा उप पुराण है, सेकेंडरी पुराण है। तो कई सारे पुराणों में कुछ फैक्ट्स को लेकर के एक मतभेद है। कहीं 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 आपको डिटेल्स भी जरूरी नहीं है कि मैच ही करेंगे, लेकिन फिर भी वो हमें एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट देती है, एक काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देती है पुराने राजतंत्रों के बारे में। They give us useful information on ancient political history. इन पुराणों की कंपोजिशन अब ट्रेडिशनली तो कही जाती है कि ये वैदिक टाइम से ही इनकी शुरुआत हो गई है, और अर्लियर जीनियोलॉजी जो है वो खुद वेद व्यास ने ही लिखी है इन पुराणों में। तो हो सकता है कि ऐसी बात हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली वो जो जिस फॉर्म में हमारे पास आई है, लेकिन जिस फॉर्म में पुराण हमारे पास आज पहुंची है, आई है, तो उनको देख करके ये ज़रूर पता चलता है कि इनकी पीरियड ऑफ कंपोजिशन काफ़ी लंबी रही, और हिस्टोरिकल पीरियड तक ये चलती रही, काफ़ी लंबी हिस्टोरिकल पीरियड तक इनकी कंपोजिशन चलती रही, सम एक्सटेंडिंग अप टू 19, इवन 18th to 19th centuries also. नॉट 18 टू 19th सेंचुरी, 18 19th सेंचुरी में आपको दूसरे स्मृति लिटरेचर देखने को मिलेंगे, जैसे टीका टिप्पणियाँ, निबंध वगैरह सब। बट पुराण की कंपोजिशन डेफिनेटली आपको 14th सेंचुरी तक तो जरूर आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन जिन वंशावलियों का जिक्र है वो मोस्ट ऑफ द डायनास्टीज एंड विद द गुप्ताज, which indicate that most of the Purans were composed and compiled during Gupta period. Other than political history, Purans are the important source of information for our historical geography, because it tells us about many rivers, many mountains, and many places. It also reflects the emergence of religious cults based on devotion. अब देखो, पुराण की जो कंपोजिशन हुई है उसकी एक खास, एक अलग तरह के बैकग्राउंड में हुई है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, इन बैकग्राउंड्स में आप देखो पुराण की ओरिजिन को। तो पॉलिटिकली यहाँ पे एक राजतंत्र की स्थापना हो रही है, विच इज डायनेस्टिक, विच इज डायनेस्टी बेस्ड, लाइनेज बेस्ड। तो ऐसे लाइनेज बेस्ड डायनेस्टी में
अगर उनकी एसोसिएशन एक मिथिकल कैरेक्टर से विच इज रेवर्ड, विच इज रिस्पेक्टेड एंड विच इज वाइडली एक्सेप्टेड एंड विच इज समहाउ कनेक्टेड टू द गॉड, तो ऐसे डायनेस्टी की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो पुराण सर्व दैट पर्पस ऑल्सो। पुराण सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लास। सिमिलरली इकोनॉमिक बैकग्राउंड में इस टाइम में कई सारे एग्री इकोनॉमिकली ये एक प्रोस्पेरिटी की इकोनॉमिकली ये एक प्रोस्पेरिटी की पीरियड है, क्योंकि 6th सेंचुरी बीसी में आप देखने लगोगे कि फेज ऑफ अर्बनाइजेशन आ जाती है, महाजनपद पीरियड एंड ऑल, और देन फिर स्टेट सोसाइटी आने लगती है। तो ये एक इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की पीरियड है। तो ऐसे में लोगों के पास धन इकट्ठे हैं, मटेरियल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं, एंड व्हाट दे नीड इज द रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन सोसाइटी। तो the donations to the temples, donation to the religious places, these became the natural phenomena of these periods. So Puran served that purpose also, exemplifying the donations, the charities, etc. Similarly, culturally also, Puran provided the impetus, or Puran supported the changing religious milieu of the period, which was dominated by temple worship, pilgrimage and व्रता भोज। तो एक खास बैकग्राउंड में आप पुराण की ओरिजिन को देखोगे तो आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी कि पुराण की इमर्जेंस क्यों हो रही है। So Puran reflect the emergence of religious cults based on devotion, especially toward the gods Shiva, Vishnu and goddess Shakti। और यही चीज आप रामायण के इवोल्यूशन में आप मैंने आपको बताया था कि थर्ड फेज से आकर के राम की जो एक डिविनिटी है, वो डिविनिटी राम के कैरेक्टर में देखने को मिलने लगती है। सेकंड फेज तक वो एस्थेटिक एलिमेंट थी, और थर्ड फेज में राम के एक कैरेक्टर में एक डिविनिटी देखने को मिलती है। राम वॉज वेनरेटेड, ही वॉज वर्शिप्ड। और उसके आगे की पीरियड में राम वॉज एसोसिएटेड विद विष्णु and was called and was considered the incarnation or प्रादुर्भाव of विष्णु himself। तो ये इमरजेंस, अब ये इवोल्यूशन आपको सिर्फ रामायण या महाभारत में ही नहीं, आपको पुराणों में भी देखने को मिलती है, क्योंकि वही उसी बैकग्राउंड में ये सारी चीजें हर एक हमारे टेक्स्ट भी इवॉल्व होती रही है। तो पुराण को भी हम एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री ले सकते हैं, पर कुछ चैलेंजेस हैं पुराणों में, जैसे कि अर्ली जीनियोलॉजीज उनमें मिथिकल हैं, उनकी कोई हिस्टोरिकल बेसिस हमें नहीं पता चली है, किसी भी और सोर्सेज से हमें उनकी जानकारी नहीं मिलती है। फिर दूसरे सोर्सेज में, दूसरे पुराण में किसी भी बात को लेकर के कोई दूसरी बात लिखी हुई है, तो कोई कभी कभी डिटेल्स भी मैच नहीं करते हैं। और फिर किस नैरेटिव को रिप्रेजेंट कर रही है वो भी देखने वाली बात है पुराणों में, और किस एटमॉस्फेयर में, किस बैकग्राउंड में ये पुराण कंपोज हुए हैं और सर्कुलेट हुए हैं। तो इन सब को भी ध्यान में रखते हुए हम पुराण को फिर भी एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में, क्योंकि इनके जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में वंश और वंशानुलॉजी, वंश एंड वंशानुचरित है, तो इसके बेसिस पे हम पुराणों को, और इसके अलावा भी जैसे आपको ये सामने वाली स्लाइड में आपको दिखाई दे रही है कि हमें कई सारे हिस्टोरिकल पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कई कई सारी पॉलिटिकल डायनास्टीज की ये हमें इनसे जानकारी मिलती है। फिर ज्योग्राफिकल हमारे पास जानकारी, जो ज्योग्राफिकल हिस्ट्री है या हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है, उसकी जानकारी भी हमें मिलती है। और और जो हमारी इवोल्यूशन ऑफ न्यू रिलीजन्स एंड इवोल्यूशन ऑफ ओल्ड रिलीजन्स एंड इमरजेंस ऑफ न्यू कल्ट्स बेस्ड ऑन डिवोशन, तो इसकी भी हमें पुराणों से जानकारी मिलती है। इसके अलावा पुराण हमें एक और चीज़ की जानकारी देती है, और वो ये है कि आर्यन और नॉन आर्यन कल्चर की एसिमिलेशन हो रही है, क्योंकि इनकारनेशन की कॉन्सेप्ट भी आपको इसी पीरियड में आप देखने को मिलती है, जिस पीरियड में पुराण की कंपोजिशन हो रही है। और इनकारनेशन का, और जो डिफरेंट इनकारनेशन हमें बताई गई है,
तो पुरानिक मिथ में जो हमें कुछ कहानियां मिलती हैं, जैसे कि राक्षस या असुर, गॉड्स या ऋषियों के इंटरेक्शन की, तो उनको हिस्टोरियंस के द्वारा इंटरप्रेट की गई है कि दैट वाज द इंटरेक्शन बिटवीन ब्राह्मणिकल एंड नॉन ब्राह्मणिकल एलिमेंट्स, ब्राह्मणिकल एंड नॉन ब्राह्मणिकल एलिमेंट्स के बीच इंटरेक्शन के रूप में उसे इंटरप्रेट की गई है। तो पुराणों से हमें कई सारी चीज़ें, अपने हिस्ट्री की कई सारे एस्पेक्ट्स पे हमें नज़र पड़ती है। इसके अलावा इकोनॉमी पे भी हमें पुराणों के द्वारा कई 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 सारे बातों, हमारी इकोनॉमी के बारे में भी कई सारी बातों का पता चलता है। तो पुरान टेक्स्ट को एनालाइज करके हम हिस्ट्री वहाँ से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। So that is all about Purans. In the next video, we will discuss Dharma Shastra. Thank you.